24 जून 2026 की शाम, वेनेजुएला के इतिहास का वो दिन जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब प्रकृति का प्रकोप और शासन की नाकामी साथ आ जाए तो तबाही कितनी भयावह हो सकती है। सेस्मिक डबलेट नाम सुनने में भले ही फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना है। महज 39 सेकंड के अंदर अंदर दो शक्तिशाली भूकंप आए, पहले 7.2 और फिर 7.5 मैग्नीट्यूड का। जियोलॉजी की भाषा में ऐसी घटना को सेस्मिक डबलेट कहा जाता है। वेनेजुएला में ये शब्द दोहरी तबाही का दूसरा नाम बन गया है। दोनों भूकंप सिर्फ 10 से 13 किलोमीटर की गहराई पर आए थे, यानी उनका एपिसेंटर जमीन के बेहद करीब था। इसी वजह से उनकी ताकत सीधे सरफेस पर महसूस हुई और इमारतें, सड़कें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वेनेजुएला की ज्योग्राफी कोई नई नहीं है। ये देश उसी रिंग ऑफ फायर के पड़ोसी सैन सेबेस्टियन और बोकोनो फॉल्ट सिस्टम पर बैठा है। जापान और चिली भी इसी तनाव के बीच में है। वहाँ भी भूकंप आते हैं, इमारतें हिलती हैं, लेकिन हर बार हजारों लोगों की जान नहीं जाती है। तो फिर वेनेजुएला में इतनी बड़ी तबाही क्यों हुई? इसका जवाब जमीन के नीचे नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर मौजूद सिस्टम में छिपा है। इस आपदा में अब तक 235 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40,000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। USGS का डेटा बता रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है। अक्सर कहा जाता है कि वेनेजुएला हमेशा से गरीब और बदहाल देश था, लेकिन ये सच नहीं है। 1950 से 1970 का दौर वेनेजुएला का स्वर्ण काल माना जाता है। 1922 में माराकाइबो बेसिन में तेल मिला और 1943 के हाइड्रोकार्बन लॉ ने डिसाइड किया कि तेल का आधा मुनाफा सरकार के पास जाएगा। 1950 में उसकी पर कैपिटा इनकम फ्रांस से भी ज्यादा थी, चिली से 2 गुनी थी, जापान से 4 गुनी और भारत चीन से करीब 12 गुनी ज्यादा थी। 1960 में वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक देशों में शामिल था। इसके बाद 1970 के दशक में आया ऑयल बूम। तेल की कीमतें करीब 4 गुना बढ़ गई और वेनेजुएला रातों रात दुनिया के सबसे अमीर तेल उत्पादक देश में गिना जाने लगा। विदेशी मुद्रा इतनी आई कि लगता था कि ये समृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। उस दौर में वेनेजुएला तेजी से आधुनिक बन रहा था। इंटरनेशनल स्टाइल आर्किटेक्चर ने शहरों की पहचान बदल दी। फेमस आर्किटेक्ट कार्लोस राउल विलानुएवा जैसे लोगों ने जो इमारतें और सार्वजनिक ढांचा तैयार किया, उनमें से कई आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। उस समय की बनने वाली इमारतों में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट मिक्स और स्टील रीइंफोर्समेंट बेहतरीन क्वालिटी का होता था, इसीलिए उनमें से कई इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हुई हैं। उस वक्त वेनेजुएला रिसोर्स कर्ज का शिकार नहीं था। वो अपने तेल से होने वाली कमाई को सड़कें, इमारतें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा रहा था। उसकी करेंसी बोलीवर भी दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद मुद्राओं में गिनी जाने लगी। लेकिन फिर वक्त बदला और शुरू हुआ सोशलिज्म, यानी समाजवाद का वो दौर जिसने इस समृद्ध देश की दिशा ही बदल दी थी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भूकंप का समाजवाद से क्या संबंध है? इसका जवाब बहुत गहरा है। 1999 में जब हुगो चावेज ने 21st सेंचुरी सोशलिज्म की शुरुआत की, तो धीरे धीरे देश का इंजीनियरिंग सिस्टम और सरकारी संस्थान राजनीतिक वफादारी के आधार पर चलने लगे। योग्यता पीछे छूट गई और सत्ता के प्रति निष्ठा सबसे बड़ी योग्यता बन गई। 2002 में चावेज ने सरकारी तेल कंपनी PDVSA से करीब 18,000 अनुभवी इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो सरकार के प्रति वफादार नहीं माने गए। उनकी जगह ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई जिनके पास अनुभव से ज़्यादा राजनीतिक समर्थन था। यहीं से देश के तकनीकी ढांचे की नींव कमज़ोर पड़ने लगी। अब एक तुलना कीजिए, नॉर्वे और वेनेजुएला दोनों के पास तेल के विशाल भंडार हैं, लेकिन आज नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड में $1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है। वजह, उसने अपनी तेल कंपनी इक्विनोर को राजनीति से दूर रखा। और दूसरी ओर वेनेजुएला के PDVSA को पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का जरिया बना दिया। 1999 में हुगो चावेज के सत्ता में आने के बाद संस्थाएं कमज़ोर होने लगी। 2002 में 18,000 अनुभवी इंजीनियर्स को सिर्फ राजनीतिक वजहों से निकाल दिया गया था और नतीजा
1998 में 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का तेल उत्पादन 2025 तक घटकर 8 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। अब एक बात आप आसान भाषा में समझिए, भूकंप रोधी इमारतें सिर्फ मजबूत कंक्रीट से नहीं बनती, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है डक्टिलिटी, यानी इमारत में इतना लचीलापन होना चाहिए कि भूकंप के झटकों को झेल सके, वो थोड़ा हिले लेकिन टूटे नहीं। लेकिन अगर इमारत में घटिया कंक्रीट हो, कम स्टील लगाया गया हो और बिल्डिंग कोड्स का पालन ही ना किया गया हो, तो वही इमारत कुछ ही सेकंड में पैनकेक कोलैप्स का शिकार हो जाती है, यानी एक मंजिल दूसरी मंजिल पर गिरती चली जाती है और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अब जरा विज्ञान को समझिए, जिसे वेनेजुएला ने नज़रअंदाज किया। जापान और चिली में भी बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ तबाही उतनी नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्या है? जापान ने 1950 के दशक से ही सख्त बिल्डिंग कोड्स लागू किए और बेस आइसोलेशन जैसी तकनीक अपनाई थी, यानी इमारत झटकों को झेलती है, सीधे ढहती नहीं है। चिली में 2010 में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। उसकी ऊर्जा वेनेजुएला के भूकंप से करीब 500 गुना ज़्यादा थी, फिर भी मौतें 600 से कम हुई। वजह थी सख्त बिल्डिंग कोड्स और डक्टिलिटी पर आधारित निर्माण। लेकिन वेनेजुएला में भ्रष्टाचार ने इन नियमों को कागज़ों तक सीमित कर दिया। घटिया कंक्रीट, कम स्टील और कमज़ोर निगरानी, नतीजा ये हुआ कि इमारतें झटकों को झेलने के बजाय पैनकेक कोलैप्स का शिकार हो गई। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग और शासन की नाकामी थी। वेनेजुएला में वर्षों तक भ्रष्टाचार ने यही किया। घटिया निर्माण सामग्री, कम सरिया और कमज़ोर रेगुलेशन, इन तीनों ने मिलकर शहरों को एक टाइम बम में बदल दिया था। फिर 2007 में बिजली ग्रिड का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेंटेनेंस पर खर्च लगभग खत्म हो चुका था। 2019 और 2024 में देश बड़े ब्लैकआउट झेल चुका था। 2026 यानी अब जब भूकंप आया तो कुछ ही मिनटों में पूरा पावर ग्रिड जवाब दे गया। अस्पतालों की बिजली चली गई, वेंटिलेटर बंद हो गए और कई जगह बैकअप सिस्टम भी काम नहीं आया। ऊपर से बड़ी संख्या में डॉक्टर पहले ही देश छोड़ चुके थे, क्योंकि टैलेंट को सोशलिस्ट पॉलिसी ने देश में टिकने ही नहीं दिया था। यही वजह है कि जब चिली में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो वहाँ कई इमारतें झटकों से हिली लेकिन खड़ी रही, जबकि वेनेजुएला में बड़ी संख्या में इमारतें पूरी तरह ढह गई। भूकंप दोनों देशों में आया था, फर्क सिर्फ एक था, सिस्टम का। वेनेजुएला के लोग सिर्फ भूकंप से ही नहीं मरे, वो उस सिस्टम की नाकामी के शिकार हुए जो आपदा आते ही पूरी तरह ढेर हो गया। ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये एक आईना है जिसमें भारत को खुद को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का लगभग 61% भूभाग भूकंप के लिहाज से सेस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आता है। सवाल है, क्या हमने इससे कुछ सीखा है? पहला सबक, मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता। इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं इसलिए सफल हैं क्योंकि वहां फैसले योग्यता के आधार पर होते हैं, राजनीतिक वफादारी के आधार पर नहीं। वेनेजुएला ने इसी सिद्धांत को छोड़ दिया और धीरे धीरे उसका पूरा तकनीकी ढांचा कमजोर पड़ता गया। दूसरा सबक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजनीति नहीं। जब सड़क, बिजली और निर्माण जैसे बुनियादी काम राजनीति और वोट बैंक का हिस्सा बन जाते हैं तो उसकी कीमत पूरी पीढ़ी चुकाती है। भारत में दिल्ली एनसीआर से लेकर पूर्वोत्तर तक हमें बिल्डिंग कोड्स का सख्ती से पालन करना होगा और पुरानी इमारतों की सेस्मिक रेट्रोफिटिंग पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला भूकंप कब आएगा। असली सवाल ये है कि जब आएगा तब क्या हमारा सिस्टम तैयार होगा। तीसरा सबक है, इकोनॉमी और संस्थाओं को मजबूत रखना। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक सक्षम अर्थव्यवस्था और मजबूत संस्थाएं ये तय करती हैं कि ऐसी आपदा सिर्फ एक संकट बनेगी या फिर राष्ट्रीय त्रासदी। वेनेजुएला की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। भूकंप इंसान के बस में नहीं है। धरती हिलेगी, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकेंगी और प्रकृति अपना काम करती रहेगी, लेकिन वही भूकंप सिर्फ एक झटका बनेगा या फिर हजारों लोगों की जान लेने वाली त्रासदी, यह उस देश के सिस्टम पर निर्भर करता है। वेनेजुएला ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बजाय पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने में किया, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इग्नोर किया, संस्थाओं को कमजोर किया और भ्रष्टाचार को सिस्टम का हिस्सा बनने दिया। तेल से आई दौलत को डेवलपमेंट पर नहीं इन्वेस्ट किया, मेरिटोक्रेसी को किनारे लगाया,
संस्थाओं को खोखला किया और भ्रष्टाचार को सिस्टम का हिस्सा बना दिया। इसकी कीमत पूरे देश ने चुकाई। भारत जैसे तेजी से आगे बढ़ते देश के लिए ये सिर्फ एक विदेशी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसके प्राकृतिक संसाधनों या तेजी से बढ़ती जीडीपी में नहीं होती, बल्कि उसकी मजबूत संस्थाओं, सख्त बिल्डिंग कोड्स, वैज्ञानिक अर्बन प्लानिंग और जवाबदेह शासन में होती है। इसीलिए अगली बार जब आप घर खरीदें तो सिर्फ ये मत पूछिएगा कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता है, एक सवाल और पूछिएगा कि इस बिल्डिंग की सेस्मिक रेजिस्टेंस कितनी है। क्योंकि विचारधाराएं बदलती रहती हैं, सरकारें भी बदलती हैं, लेकिन भूकंप ना विचारधारा देखता है और ना ही राजनीति। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती है। तैयार वही बचता है जो पहले से तैयार होकर चलता है। देखते रहिए ऑप इंडिया।